हैक कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री का काम क्या ये इस तरह से अपना प्रचार करना, अपने आप को सबसे आगे खड़ा कर देना? देखिए, पहली चीज तो ये है कि नरेंद्र मोदी फैक्चुअली झूठ बोल रहे हैं। भारत अंतरिक्ष में 5वें नंबर पर आज नहीं, वो जिस दिन उन्होंने अंतरिक्ष में आर्यभट्ट छोड़ा था। नरेंद्र मोदी को साइंस नहीं आती, दिक्कत यह उन्हें मालूम ही नहीं है कि हम अंतरिक्ष क्लब में कब शामिल हुए। हम अंतरिक्ष क्लब में उसी दिन शामिल हुए जिस दिन आर्यभट्ट छोड़ा गया था, पहली चीज। दूसरी चीज, अंतरिक्ष क्लब में शामिल होने से या चंद्रयान छोड़े जाने से एक नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप सारे ग्रहों पे आपके यान चले जाएं। सूर्यायन बना रहे हैं, सूर्य पे। नहीं, मैं कह रहा हूं सारे ग्रहों पर आपके, मैं चाहता हूं कि हमारे यान चले जाएं, लेकिन उससे देश की अर्थव्यवस्था का कोई संबंध नहीं है, देश के यथार्थ का कोई संबंध नहीं है। नरेंद्र मोदी चालाकी क्या कर रहे हैं कि वे अपने पॉलिटिकल यथार्थ को देश के सामाजिक यथार्थ में रूपांतरित करने की और उसके आईने में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि गलत है। दूसरी एक चीज, बहुत जरूरी चीज, क्योंकि इसकी मीडिया में बहुत चर्चा है और अभी हमारे जो साथ जो लोग हैं उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है। हमारे यहां अंतरिक्ष का बजट कम क्यों है और अमेरिका का बजट ज्यादा क्यों है? सोवियत संघ का ज्यादा क्यों होता है या रूस का? इसलिए कि हमारे यहां पहले दिन से, जिस दिन से अंतरिक्ष के ये प्रयोग शुरू किए गए और इसकी नींव रखी गई, एक प्राथमिक टेक है, प्राथमिक प्रतिज्ञा है, वो ये कि हम अंतरिक्ष का प्रयोग शांतिपूर्ण और सद्भाव के कार्यों के लिए करेंगे, डेवलपमेंट के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। अमेरिका में और रूस में अंतरिक्ष का इस्तेमाल स्टार वार के लिए किया गया, बाकायदा अंतरिक्ष युद्ध की तैयारियां की गई। वहां सैन्य उपलब्धियों को अर्जित करने के लिए और सैन्य, जिसे कहें कि जमीन पर सैन्य जो विस्तार है, वर्चस्व है, उसके विस्तार के लिए अंतरिक्ष का इस्तेमाल किया गया। भारत उसका हिस्सा नहीं है, इसलिए भारत में सबसे अधिक व्यापार है अंतरिक्ष यानों का। आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट कर ले आप। ये जो रूस का जो सैटेलाइट गया था साथ में अलग से, लूसी, वो फ्लॉप हो गया, उसकी चर्चा हो रही थी, तो अब रसिया तो नीचे चला गया। नहीं, वो नीचे नहीं गया। मुश्किल क्या है, मुश्किल क्या है कि नरेंद्र मोदी को ये मालूम ही नहीं है कि रशिया की बहुत बड़ी भूमिका रही है हमारे अंतरिक्ष विज्ञान के पूरे अनुसंधान के विकास में। नरेंद्र मोदी को तो पता ही नहीं है कि इसरो के दरवाजे किधर हैं, मैं बहुत साफ कह रहा हूं। दूसरी चीज जो आपने कही, जो उनके रोड शो और दूसरी चीजों से रिलेटेड, मैं उसे दूसरे ढंग से रखना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या नरेंद्र मोदी एक चीज का जवाब देंगे कि वहां जो इसरो के सामान्य कामकाज है वो सुबह 10 बजे करीब शुरू होता है, क्या दिक्कत थी? आप 10 बजे जाते, आराम से मिलते लोगों से, लोग 10 बजे आराम से आते, लेकिन आपने सुबह 4 बजे क्यों बुलाया? क्यों बुलाया आपने? कौन सी ऐसी जरूरत थी और इमरजेंसी थी जिसकी वजह से 4 बजे, 4:30 बजे लोग अपने, यानी आप समझिएगा 4:30 का मतलब समझ रहे हैं, अधिकांश एम्प्लॉई रात को ऑफिस से गए नहीं होंगे, वो वहीं रह गए होंगे या फिर सुबह आए होंगे। सर उन्होंने कहा है, सर एक मिनट, उन्होंने सर कहा है क्यों बुलाया? उन्होंने कहा कि मैं साउथ अफ्रीका में था, फिर ग्रीस के कार्यक्रम में चला गया, लेकिन मेरा मन पूरी तरह से आपके साथ ही लगा हुआ था। मेरा मन कर रहा था आपको नमन करूं, लेकिन मैं भारत में आते ही जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता। अगर इतनी ही बेचैनी थी तो ग्रीस की सैर सपाटे की जरूरत नहीं थी। ब्रिक्स के सम्मेलन से सीधे यही लौटना चाहिए था। दूसरी चीज, एक और चीज मैं कहना चाहता हूं बहुत साफ, जिस समय लाइव टेलीकास्ट चल रहा हो उस समय प्रधानमंत्री का कॉल करना अपने आप में गलत है। दुनिया के जो देश अंतरिक्ष में जिनका वर्चस्व है, अमेरिका है, रूस है और दूसरे लोग हैं, आप जरा उठा के देखिए तो कभी कोई राष्ट्रपति वहां का कोई फोन करता है किसी अपने टॉप साइंटिस्ट को? आप मीडिया में जाइए, आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये जो प्रदर्शन प्रियता है, ये बताना कि मैं कितना चिंतित हूं,
मैं कितना खुशी हूं। अरे आप चिंतित हैं, खुशी हैं, इस बात का जिक्र आप सुबह 10 बजे ऑफिस जाके भी कर सकते थे और उसका लाइव टेलीकास्ट कर सकते थे, लेकिन नहीं। बेचैनी कहां है? बेचैनी यह है कि एक जो बेसिक चीज है जिसे मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी सामान्य प्रधानमंत्री की तरह एक्ट नहीं करते, वो हाइपर रियल में रहते हैं, और जो हाइपर रियल में रहता है उसकी ट्रेजेडी बड़ी विलक्षण है। उसकी पहली कैजुअलिटी यह है, या कह सकते हैं मैं बहुत ही विनम्रता से कह रहा हूं कि जो हमारे लोगों ने जो आत्ममुग्धता है उसे नार्सिज्म कहते हैं, वो व्यक्ति पूजा नहीं है। और नार्सिज्म इस हाइपर रियलिटी का एक इंटीग्रेटेड हिस्सा है, और नरेंद्र मोदी उसके शिकार हैं। मैं भी शिकार हूं, मुझे भी अच्छे लगते हैं, मैं भी फेसबुक पे फोटो डालता हूं, मैं भी तरह तरह के फोटो खींचता हूं और मुझे अच्छे लगते हैं। ये नार्सिज्म है, ये नार्सिज्म इनबिल्ट है इस डिजिटल टेक्नोलॉजी में। इस जिसने आईना बनाया वो वही था। नहीं, वो आईना तो जैसे कहें कि वो मेडिवल पीरियड में आया, जब हम लोग जिसे कहें कि नहीं, जब नहीं, एक चीज, अपने को देखना और अपने पर मुग्ध होना, और मुग्ध नहीं होना, अपने को लेके पागल होना। ये जो अपने को लेके जो पागल होना है, उसमें जो दूसरी चीज है, जो कि मैं पॉलिटिकल एंगल पे बात करना चाहता हूं, मैं दूसरी जगह नहीं जाना चाहता, कि जब हाइपर रियल मोदी हमारे सामने है, जो कि रियल टाइम में दिखाई दिए टेलीविजन पर। मैं पिछले 40 साल से टेलीविजन देखता रहा हूं, इधर मैंने पिछले 10-12 साल से बंद किया है। मैंने इस प्रोग्राम को जरूर देखा था जानबूझ के। नरेंद्र मोदी हाइपर रियल आइकॉन है, वो नॉर्मल आइकॉन नहीं है। और हाइपर रियल आइकॉन की ब्यूटी ये होती है कि उसका पहला काम होता है, जो रियलिटी है, जो रियल चीजें हैं, उन्हें छुपाओ। नरेंद्र मोदी इस पूरे इवेंट के जरिए एक चीज छुपाना चाहते हैं, वह है हिंदुस्तान का यथार्थ। आखिरी चीज आपके लिए, जिससे कि आप बाकी लोगों को बोलने का मौका दें, वो ये कि नरेंद्र मोदी ने कहा ना, हम 5वीं इकोनॉमी हो गए। नहीं जी, नहीं, किसी भी एंगल से मैं नहीं कह रहा हूं। ये हिंदुस्तान के सारे अर्थशास्त्री इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी के जो भक्त अर्थशास्त्री हैं, वो भी ये बात कह रहे हैं कि भारत किसी भी तरीके से कितनी भी लंबी छलांग लगाए, विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था नहीं बन सकता। उसके 2 बड़े कारण हैं। एक, यहां शिक्षा का जो स्तर है वो, और दूसरा बड़ा कारण है यहां बड़े पैमाने पर जिस तरह से निरुद्योगीकरण हुआ है नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, और बेकारी बढ़ी है। ये चीजें मिलके आपको 5वीं अर्थव्यवस्था नहीं बनाने जा रहे आप, बल्कि हो ये रहा है, उल्टा होगा। अभी भारत का जहां स्थान होगा उससे और नीचे चला जाएगा। भारत 5वीं अर्थव्यवस्था 88 करोड़ लोगों को राशन फ्री में देके नहीं बन सकता। अमेरिका में किसी को राशन फ्री में नहीं मिलता। सिर्फ एक छोटी सी चीज नरेंद्र मोदी अपने किसी भी जादू से कर दें, वो चाहे मंत्र से करें, चाहे तंत्र से करें, जो मेरी सख्त आपत्ति है। नरेंद्र मोदी ने जो सबसे खराब काम किया है, जिसकी लोग चर्चा नहीं कर रहे, नरेंद्र मोदी हर चीज को हिंदू धर्म से जोड़ देते हैं। और वहां जो अभी हमारा जो चंद्रयान जिस जगह लैंड किया, उसको भी उन्होंने शिव शक्ति पॉइंट, कमाल है। यानी ध्रुवीकरण के लिए आपके पास में कुछ बचा नहीं है। जी नहीं, एक चीज हम साफ कहना चाहते हैं, जो आप कर रहे हैं, ये जो हाइपर रियल जो पॉलिटिक्स है, हाइपर रियल जो मोदी है, और हाइपर रियल में जो अनुकरण मूलकता है, जिसमें कि लोग बंधे रहते हैं, जिसका कि आप कभी कभी जिक्र करते हैं कि लोग तो उनसे प्रभावित हैं, लोग उन्हीं को वोट देंगे। निश्चित तौर पर जो हाइपर रियल में आ जाता है, वो नरेंद्र मोदी का अनुकरण करने के लिए मजबूर है। उसका एक ही विकल्प है, हाइपर रियलिटी का जो टॉप इंटेलेक्चुअल है दुनिया का, जिया वॉटलार्ड, उसने एक बात कही थी, और ये बात कह के मैं बात समाप्त करूंगा। उसने कहा था कि अगर हमें हाइपर रियल इस तरह की पॉलिटिक्स, हाइपर रियल आइकॉन या नायक को सामना करना हो, तो उसका विकल्प यह है, आप राजनीति में जम के हिस्सा लीजिए।
आप राजनीति में जनता की शिरकत को इंश्योर कीजिए, क्योंकि हाइपर रियल जो कल्चर है, डिजिटल कल्चर है, वो लोगों को न्यूट्रलाइज कर देती है, वो लोगों को पार्टिसिपेट नहीं करने देती, लोगों की पार्टिसिपेट करने की इच्छा नहीं होती। लोग कहते हैं हम तटस्थ रहना चाहते हैं, हम शिरकत नहीं करना चाहते। हमारी जरूरत क्या है? राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा बोलें, राजनीति पे ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, राजनीति पे जिस तरह के अभी ये प्रोग्राम हो रहे हैं इस तरह के ज़्यादा से प्रोग्राम करें। वही चीज़ हाइपर रियल को नष्ट करती है। नरेंद्र मोदी इसे पसंद नहीं करते, वो एक चीज़ पसंद करते हैं, सिर्फ वही घूमे। लेकिन जैसा कि मैंने आपके पिछले एक प्रोग्राम में कहा था कि ये जो फेज है, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी का भारत में फेज है, इसमें वैविध्य है, इसमें अब इंटरवेंशन अब पत्रकारों का शुरू हो चुका है। कल तक आप नहीं सोचते थे कि आप अपने चैनल बनाएंगे। मैं क्यों कह रहा हूं इस बात को? मैं इस बात को बहुत फोकस के साथ लाना चाहता हूं। आज हिंदुस्तान का सबसे अच्छा जर्नलिस्ट वो अब अखबार के बजाय वो डिजिटल में रहना पसंद करता है। मैं पहले लोगों में से था जो मैं इस बात का अनुरोध करता था कि पत्रकार आए, तो आते नहीं थे। शुरू का दौर था, लोगों को लगता था पागल हो गए प्रोफेसर साहब, तो इन्हें तो तनख्वाह मिलती है, समझ नहीं रहे। असल बात यह है कि आप कितना लिखते रहे। असल चीज जो है जिसको कि आपने पिकअप किया है, डिजिटल और हाइपर जो कम्युनिकेशन है, उसमें जो नायकत्व है, उस नायकत्व का अंत तभी होता है जब आप ज्यादा से ज्यादा राजनीति करते हैं और ज्यादा से ज्यादा डिजिटल कम्युनिकेशन करते हैं। और ये भारत में एक बहुत ही बेहतर चीज है कि लोग ज्यादा से ज्यादा निकल रहे हैं और काम कर रहे हैं। और आप तय मानिए ये मेहनत बेकार नहीं जाएगी। सर लेकिन मेरा आपसे एक और सवाल है, लेकिन समय हो रहा है, लेकिन खत्म नहीं कर दूंगा, आप ही तक रहता हूँ। दोनों दोस्तों से माफी मांग लूंगा कि आपसे बोलते हैं तो हम बन जाते हैं फिर आपसे बात करने लगते हैं। तो ये कि आप तो ज्योतिष जी बहुत बढ़िया जानते हैं, और हमारा देश तो महान धार्मिक देश है। ये जो बचपन में हमने पढ़ी थी कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, मुझे लगता है वो झूठा लाइन लिखा हुआ। भारत एक धर्म प्रधान देश है, हर आदमी यहाँ का धार्मिक और विद्वान है धर्म में। सबके पास दोहे हैं, सबके पास आयते हैं, सब जानते विद्वान है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, पता नहीं कितने धर्म है, वो सब विद्वान है और इतना मानवीय है कि उनसे ज्यादा मानवीय तो दुनिया में कोई है नहीं। और ये जो घटनाएं होती है वो पाकिस्तान की वजह से होती है। पाकिस्तानी लोग कुछ देख देते हैं तंत्र मंत्र कर करके, और वहाँ से हिंदुस्तान के लोगों का माइंड बिगड़ जाता है और आपस में लड़ने लगता है। मणिपुर में जो हो रहा है वो पाकिस्तान की वजह से हो रहा है। कुछ मंत्र मारते हैं। क्या मंत्रों में इतनी शक्ति है? जो शक्ति जो है ये चंद्रयान में है, वैसी शक्ति है मंत्रों में? देखिए, न तो मंत्रों में शक्ति है, न मंत्र के संचालकों में शक्ति है। मैं पंडित भी हूँ, मेरे पास 3 मंदिर हैं, और मैं तो ऐसा वैसा नहीं हूँ। मैं पक्का हिंदू भी हूँ और मैं पक्का गैर हिंदू भी हूँ, दोनों ही चीज़ें हैं मेरे अंदर। मैं जो चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि भारत की ताकत अंधविश्वासों में नहीं है, लेकिन मोदी की ताकत अंधविश्वास है। मोदी बिना अंधविश्वास के जी नहीं सकता। अंधविश्वास आप उड़ा दीजिए, आप विजुअल से मोदी अपने आप खत्म हो जाएगा। असल समस्या यहां है क्योंकि भारत की जो जनता है वो अंधविश्वासों में बंधी हुई है। और क्या अंधविश्वास है? अरे पिछले जन्म में कोई पूर्व जन्म में कोई पुण्य के काम किए थे ना, तभी ना प्रधानमंत्री बने, नहीं तो हर कोई ना प्रधानमंत्री बन जाता। ये जो सेंस है, ये सेंस इसे वो कैश करते हैं। इसलिए जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की है कि लोगों अंधविश्वासी न बने, लोग क्रिटिकली देखें, चाहे जिस विचारधारा में जाएं। वो बीजेपी में जा सकते हैं, वो आरएसएस में भी जा सकते हैं। एक और चीज, नरेंद्र मोदी के हाथों अगर डेमोक्रेसी नहीं बच रही है तो आप तय मानिए आरएसएस के लोग भी नहीं बचेंगे। आप इसे लिख लीजिए कि नरेंद्र मोदी के पास में अपनी अलग गुंडा बाहिनी है पूरे देश में, हर शहर में। सर मैंने परसों ही शायद ये बात बोली है दूसरे अर्थ में। मैंने कहा क्यों मैं ये चीज मैं एक सेकंड में खत्म कर रहा हूं। मैं क्यों ये चीज कहना चाहता हूं? क्योंकि हिटलर का एक्सपीरियंस है। हिटलर जिस पार्टी के कंधे पर चढ़ के जीत कर आया, उसने सबसे पहले अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या की। नरेंद्र मोदी 2 काम कर रहे हैं। एक तो अपनी पार्टी के सब अच्छे कर्मठ लोगों को साइडलाइन कर रहे हैं। उन्होंने अपना एक पैरेलल संसार बना लिया है जिसमें कि अब बीजेपी नहीं आती। अब बीजेपी वो नहीं है जो बीजेपी थी, आरएसएस वो नहीं है जो आरएसएस था। तो अब जो खतरा है, एक तो यह है कि आपको जीते जी ही उन्होंने मृत बना दिया, और दूसरा खतरा यह है जो कि जान के लिए है। कोई भी व्यक्ति
जस्टिस लोया की हत्या से डरा हुआ है और वो इनके अंदर डरा हुआ है। आपके अंदर और मेरे अंदर डर नहीं है। वो डरे हुए, वो बोलते नहीं है। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उन्हें मालूम है कि सुबह अगर मॉर्निंग वॉक के लिए जाएंगे तो पता नहीं किस गुंडे से पिटवा दें, पता नहीं चलेगा मुझे। और ये जो डर है ये सामान्य डर नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझने की जरूरत है। ये जो अपराधीकरण और अंधविश्वास और डिजिटलीकरण और हाइपर रियल मोदी, ये पैकेज है। इस पैकेज में सिर्फ एक ही चीज बचती है, जो कहा जा रहा है उसका अनुकरण करो। अगर कहा जाए रात तो रात, दिन तो दिन, कहा जाए सो जाओ तो सो जाओ। आपने कभी सुना है सुबह 6 बजे रोड शो हो और दोनों तरफ लोग अपने आप आ जाएं? जो लोग कभी इंटरनेट नहीं देखते, जो लोग कभी टीवी ठीक से नहीं देखते, मैं बेंगलोर 2 बार गया हूं, मतलब बाई चांस की बात है कि ऐसे ही, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए हजारों लोग, प्रायोजित भीड़, जो हाइपर रियल जो नायक है उसकी ब्यूटी है कि वो प्रायोजित भीड़ और प्रायोजित प्रोपेगेंडा पर टिका होता है, वो आर्टिफिशियल प्रोपेगेंडा पर टिका होता है और उसी को बार बार एक्सपोज करने की जरूरत है। इसी से जनता शिक्षित होगी। जी, बहुत बढ़िया सर, आपने कंक्लूडिंग लाइन दी। ये बार बार उसे एक्सपोज करने की जरूरत है, तो अभी तो पता नहीं हमको कितनी बार करना पड़ेगा और हम लोग करते रहेंगे। लेकिन एक बात मैं और बतलाना चाहता हूँ, हम अपने दर्शकों को बतलाना चाहते हैं कि हमारा जो है 3 बजे का कार्यक्रम था वो इस विषय पे, जो एक मुस्लिम बच्चा है उसको मुजफ्फरनगर में टीचर ने जो है बच्चों से ही खिलवाया था, उसका एक सुखद पक्ष आया मेरे सामने, इसलिए मैंने कहा कि इसको भी बता दिया जाना चाहिए। नरेश टिकैत हैं, ये लोग सामने आए और पूरे मामले को जो है उसको नफरत के बजाय मोहब्बत में बदलवाया और जिस बच्चे ने थप्पड़ मारा था उस बच्चे